हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना जो जीके का बैच चल रहा था उसके अंतर्गत आज अपनी ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। पिछली क्लास में अपन ने जो राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार था उसके कंप्लीट थ्योरी और उसके PYQ न्यू पैटर्न पर आधारित कर लिए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है जीके के नाम से, उसे जाकर जरूर देख ले, वहां मिल जाएगी आपको। ये आज अपनी क्लास नंबर 2 है जिसमें अपन भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 1 करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है जो बहुत बड़ा है, इस वजह से इसके पार्ट आएंगे। बाकी सारी की सारी जो भी क्लासेज होगी आपको एक ही क्लास के अंतर्गत एक टॉपिक मिल जाएगा, ताकि सीईटी के एग्जाम होने तक अपना लगभग 90% सिलेबस तो आराम से मैं कवर करवा दूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का हो, ताकि आपके आसानी से 40% बन जाए। और जो भी एग्जाम्स के साथ ही तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों को कंटिन्यू फॉलो करते हुए रहिए। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का पेपर लगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। ठीक है, दोपहर में आपको क्लास मिलती ही है। तो इन क्लासों से आपकी सीईटी 2026 चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे वो सामान्य लेवल हो, वो तो पार हो ही जाएगा। इसके अलावा सीईटी, वीडियो, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी हो रहने वाली है। आज अपना है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जिसे अपन भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन कहते हैं। कि राजस्थान का जो पूरा का पूरा प्रदेश जो अपन ने कल पढ़ा था, वो प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों के रूप में विभाजित है, क्योंकि उसमें कहीं नदियां हैं, कहीं टीले हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं कृषि वाली जमीन है। इसके आधार पर इनका विभाजन करने का अलग अलग प्रयास किया गया था। सबसे पहले अपन बात करें तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, जो आप पढ़ते हो ज्योग्राफी जिनके है, वेगनर का सिद्धांत, ये जर्मनी के वैज्ञानिक था, का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया गया था। आप सबको पता है प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड था जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। मतलब पूरा का पूरा जो विश्व है, जिनको अपन महाद्वीपों के रूप में पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा एक ही खंड था प्राग ऐतिहासिक काल में, और उसके चारों ओर पानी था जिसे अपन पेंथालासा सागर कहते थे। मतलब ये पूरा का पूरा पहले एक जगह जुड़ा हुआ था और इसके चारों ओर में क्या था, पेंथालासा सागर था। मतलब ये यहां तक पूरा का पूरा एक खंड था, पूरी की पूरी धरातल था। और यहाँ पर कंप्लीट क्या था साथियों, यहाँ पर पानी था जिसे अपन पेंथालासा कहते थे, और इस भाग को अपन क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ। ये जो कंप्लीट पेंजिया था, इसका कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, विभाजन होता है। जिसका उत्तरी जो भाग है वो तो अंगारा लैंड लोरेंसिया कहलाता है, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। मतलब इसके दो भाग हो जाते हैं पेंजिया के, जिसका एक उत्तरी भाग हो जाता है और एक दक्षिणी भाग हो जाता है। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड लोरेंसिया कहा जाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसको अपन क्या बोल देते हैं, गोंडवाना लैंड कह देते हैं। यानी दो भागों में ये विभाजित होता है, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा व गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ। जहां स्थल भाग टूटा वो महाद्वीप बने, और जहां जल गया वो महासागर बन गए। मतलब दो पार्टों में विभाजित होता है। पहले तो वो एक खंड था, फिर वो क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग के अंतर्गत दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। उसके बाद में इन दोनों में टकराव हुआ, तो बहुत सारे अपन जानते हैं टक्कर से अलग अलग टुकड़े बट जाते हैं। तो जैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ, तो जो खंड वाले हिस्से थे, टुकड़े होने से बीच में पानी भी चला गया, तो जो खंड थे उनको तो महाद्वीप नाम दिया गया। और जो पानी चला गया इस पेंथालासा सागर का अंदर की ओर, देखो ये पानी आ गया ऐसे, इनको अपन लास्ट में क्या नाम दे देते, महासागर कह देते हैं। क्लियर है? चलो भाई,
उससे राजस्थान के प्राचीन अवशेष में बनने का क्रम। मतलब इस कंडीशन में भारत में क्या होता है, जैसे राजस्थान भी एक हिस्सा है, तो भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष है, राजस्थान में भी यही स्थित है। मतलब भारत है वो दक्षिणी भाग का हिस्सा है, मतलब उत्तरी भाग का नहीं है। अब वैसे तो उत्तरी अक्षांश में स्थित था, लेकिन ये बना हुआ भारत किससे है, गोंडवाना लैंड से। तो भारत में गोंडवाना लैंड और जो सागर जो पानी आया उसको क्या नाम दिया था, 33 सागर कह दिया था। इसके आधार पर राजस्थान के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग को मरुस्थल, दूसरे को अरावली पर्वतमाला, तीसरे पूर्वी मैदान और चौथा पठारी प्रदेश, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार अपन कहते हैं। मरुस्थल था वो 33 सागर, जहां जहां 33 सागर था वो किस में कन्वर्ट हुआ, मरुस्थल में। अरावली है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गई, गोंडवाना लैंड से अरावली। फिर पूर्वी मैदान, ये भी एक प्रकार की मिट्टी है, तो ये भी 33 सागर से, और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड से। मतलब जहां जहां पठार बने हैं वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है, और जहां जहां मिट्टी का निर्माण हुआ है वो 33 सागर है, से याद रखना है। पूर्वी मैदान है वो एक प्रकार के मैदान मिट्टी है, तो वो 33 सागर से। अपना जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वो भी 33 सागर, और 2 बच गए उसे, वो गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। नोट, उद्भव का क्रम सबसे प्राचीन से सबसे नवीन, यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद में किसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इन चारों में सबसे पहले अरावली, यानी सबसे पहले अरावली, फिर पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदान, और सबसे नवीन अपना कौन है, मरुस्थल है। यानी अरावली पर्वतमाला 2 नंबर पर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 3 नंबर पर, पूर्वी मैदान, और सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल। यानी चारों भागों में सबसे नवीन है वो मरुस्थल है, और सबसे प्राचीन कौन है, अपनी अरावली पर्वतमाला है। अब अपने को ये 4 पढ़ने, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश, जिसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा रहेगा मरुस्थल, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में अरावली इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी क्लास में अरावली पढ़ेंगे, और तीसरी में पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश, दोनों तीसरी क्लास में। यानी ये टोटल 3 क्लासों में, और इसके साथ में PYQ कंप्लीट करेंगे। चलते हैं आगे की ओर। भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण का इतिहास, यानी ये जो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो यानी राजस्थान का जो क्षेत्र था इसको बांटने का जो प्रयास किया गया था वो किस किसने किया, और किसके प्रयास को अपन पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो प्रयास किया था वो प्रोफेसर VC मिश्रा ने किया था, और इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। सबसे पहला प्रयास राजस्थान का जो भौगोलिक खंड है उसको अलग अलग प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास किया वो पंडित जी ने किया, यानी VC मिश्रा जी ने किया, और इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांट दिया। सबसे पहले, हमेशा आपको पता ही होता है पंडित तो 7 को ही महत्वपूर्ण मानता है, तो ये 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांट देता है, जिसमें एक है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा नहरी, चौथा अरावली, 5वां पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, 6वां दक्षिणी पूर्वी कृषि, और 7वां चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। आपको इतना याद रखना है कि पहला प्रयास VC मिश्रा ने किया, और इन्होंने 7 भागों में बांटा, बस इतना ही खानी। दूसरा प्रयास 1968 में एक के सेन ने किया। इन्होंने जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। तीसरा प्रयास 1971 में रामलोचन सिंह ने किया। किसने किया, रामलोचन सिंह ने। और अपन वर्तमान सर्वमान्य रूप, धरातलीय दृष्टि से सर्वमान्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं हुआ। प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, तृतीय प्रयास। वर्तमान सर्वमान्य स्वरूप है जिसमें अपने को राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में एडजस्ट करिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, वर्तमान में इनका क्वेश्चन आ रहा है, इनको पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम में एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। तो ये तो अपना है पश्चिमी मरुस्थल,
पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र है, ये है अरावली पर्वतमाला। कौन है? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में यहां पर अपने थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है ना, ये क्षेत्र और यहां वाला जो क्षेत्र है ये लास्ट के अंदर होता है दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। और उसके सबसे लास्ट में यहां पर कौन है? तो यहां पर है पूर्वी मैदान। यहां पर कौन है? पूर्वी मैदान है। तो इनका यदि इधर से इधर का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा। इधर से इधर जाओगे तो ये क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्यतः सबको याद रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में भौतिक विभाजन के अंतर अपन बात करें तो आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला जो क्षेत्र है यहां तक का, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, रेतीला शुष्क मरुस्थल। और इसके 2 हिस्से बांट देते हैं। ये इधर वाला कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी आधा सूखा। यहां से इससे इधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इस क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर यहां पर हो जाती है 50 सेंटीमीटर कंप्लीट, 50 से 60। यहां इस क्षेत्र में 60 से 80। ये यहां तक गलत गया हुआ है, ये पूरा यहां तक है, ये यहां तक। ये जो माई का मैदान लिख रखा है ये यहां पर है माई का मैदान। ये बाणगंगा, बनास, पूर्वी मैदान ये वाला, और ये हार्डोती का पट्यार, विंध्यन कगार भूमि भी से अपने कहते हैं। तो ये राजस्थान का नक्शा है जो अभी आपको नोट्सों के रूप में मिल जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं किसी को भी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये नक्शा आप लोगों को देख लेना है। अब चलते हैं अपन आगे। अब राजस्थान के भौतिक जो भाग है इसके अंतर्गत प्यारे साथियों, पहला है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरी है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। इनको पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क का मतलब बिल्कुल सूखा, और अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी पहले पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके 2 हिस्से कर दिए गए, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क, आधा सूखा और सूखा, ऐसे याद रखना है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के 3 भाग कर दिए गए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यानी जो उत्तर में स्थित है उसको उत्तरी अरावली, जो बीच में स्थित है वो मध्य अरावली, जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी अरावली। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश के भी 4 हिस्से कर दिए गए, जिसमें एक चंबल का बेसिन, दूसरा माही बेसिन, चौथा है बाणगंगा बेसिन और उसके बाद तीसरा बाणगंगा और चौथा है बनास बेसिन। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक विंध्यन कगार भूमि और दूसरा दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। ये आपको पढ़ना है। आज अपन किसको पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 हिस्से हैं, बालू का स्तूप युक्त, जहां पर बालू का स्तूप है, मतलब कुल मिलार मारवाड़ी में मैं बात करूं तो जठे टिब्बा है वो तो है बालू का स्तूप युक्त, और एक है बालू का स्तूप मुक्त जहां टिल्ले नहीं है, यानी टिब्बा कोनी मारवाड़ी के अंदर। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश या इसी को बोलते हैं बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर है, ध्यान रखना, बांगर ऊपर बिंदी है। तीसरा है नागौरी उच्चभूमि और चौथा है गोडवाड़ प्रदेश या इसी को अपन बोलते हैं लूणी नदी का क्षेत्र, लूणी प्रवाह क्षेत्र, लूणी प्रवाह क्षेत्र। ठीक है ना। यानी आपको अभी याद क्या करना है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, दूसरी अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, जिसमें पहला अपन पढ़ेंगे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जिसके 2 भाग हैं, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क। शुष्क के 2 भाग हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, और अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश या
बांगर प्रदेश, उसके बाद में है नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद में लूणी का प्रवाह क्षेत्र या फिर गोडवाड़ प्रदेश। कई बार कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, तो लूणी का अंतः प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। अरावली में पर्वतीय प्रदेश में उत्तरी अरावली, मध्य और दक्षिणी अरावली और पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन, जिसमें बनास बेसिन के दो उपभाग है, एक मालपुरा करौली का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान। जो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि मालपुरा करौली का मैदान किसका उपभाग है, तो ये बनास बेसिन का उपभाग है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार के दो हिस्से, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। ये डायग्राम आपके माइंड में यदि सेटअप रहेगा तो पूरा भौतिक प्रदेश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसकी समझ आप लोग अच्छे से बना लीजिए। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से अच्छे से डायग्राम से समझा दिया है। चलते अब इनका एक बार सामान्यतः देख लेते हैं कि कौन सा है भाग, वो कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो कब क्या बना, इसको एक दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रदेश अपन ने चार पढ़े, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करें, इसे कई बार हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं। शॉर्टकट में इसे क्या बोलेंगे, हाड़ौती का पठार। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर बार बन चुका है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यदि अपन राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग राजस्थान के 2/3 हिस्सों में यानी 2/3 भाग में फैला हुआ है, यानी 61.11% में। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पर फैली हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भूभाग पर है और 6.89% भूभाग पर कौन है प्यारे साथियों, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इस क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% भाग पर है, जिसमें 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर, लेकिन राजस्थान की 39% जनसंख्या इस पर है और दक्षिणी पूर्वी पठार 6.89% क्षेत्र पे फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब इन जिलों का क्षेत्रफल तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। जैसे जैसलमेर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, लेकिन इधर 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या, जैसे जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, इधर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। क्षेत्रफल 23% है और 39% यहां पर लोग निवास करते हैं। किसका अवशेष है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का है, अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का है, पूर्वी मैदानी प्रदेश वापस 33 सागर का है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, यानी जहां पर्वत है, जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का है, जो मैदान है या मिट्टी है वो 33 सागर के अवशेष है। बनने का क्रम में सबसे पहले अरावली पर्वतमाला बनी थी, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार बना था, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे लास्ट में पश्चिमी मरुस्थल। और ऊंचाई के अनुसार सबसे अधिक ऊंचा है कौन है, अरावली पर्वतमाला, 2 नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठार, 3 नंबर पे पूर्वी मैदान और 4 नंबर के ऊपर कौन आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊपर कौन है वो, उसके बाद में कौन है, उसके बाद यानी सबसे नीचा कौन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई सबसे कम है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार और जिले, यानी ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने जिलों में फैला हुआ है। यह थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, लगभग 644 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह आजकल के जो स्टेटमेंट है उनमें आ सकता है कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी लंबाई लगभग 644 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, यानी संपूर्ण थार का 62% यानी 3/5वां भाग अकेले राजस्थान में है। भारत में इसका विस्तार राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात जिलों में। टोटल थार की बात चल रही है, टोटल जो थार है वो उसका है ना क्षेत्रफल 2,09,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है।
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11 है। ये तो टोटल थार का राजस्थान में कितना है, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में, उनमें से राजस्थान में कितना परसेंट है, 62% है। राजस्थान में 62% है, लेकिन राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 61.11% भाग, जिसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। एक एग्जाम में माना जाएगा। केवल अरावली के इधर इधर का क्षेत्र देखें, क्योंकि अब अरावली वाले जिलों में भी आ गया है इसका प्रसार, तब 61.11% हो गया। अरावली के पश्चिम में यदि अपन बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र है 58%। इसमें राजस्थान के मरुस्थलीय 16 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामण, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंतर्गत मरुस्थल का प्रसार है। राजस्थान के 16 जिलों में इसका प्रसार है। अरावली के पश्चिम में स्थित कुल जिले तो कितने हैं, 17 जिले हैं। अरावली के पश्चिम में कुल 17 जिले हैं, लेकिन उनमें से किसके अंतर्गत आपका कौन सा जिला रह जाता है, उसमें एक प्रकार से अरावली का विस्तार नहीं है। ठीक है। सिरोही अरावली के पश्चिम में स्थित है, लेकिन इसे मरुस्थलीय नहीं माना जाता है, अतः ये 16 जिले ही है, क्योंकि ये थोड़ा पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, लेकिन इसको क्या नहीं मानते भाई, ये नहीं मानते। पश्चिम प्रमुख विशेषताओं की बात करें कि इस क्षेत्र की क्या विशेषता है। प्राकृतिक तत्व मिट्टी, यहाँ की मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है, यानी इसको एंटी सोल कहा जाता है। कौन सी सोल है, एंटी सोल। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुदभिद यानी जीरोफाइट मरुस्थल वनस्पति पाई जाती है, जिसमें रोइडा है, बबूल है, फोग है, खेजड़ी है, केर, बेर, आक, थोर, अरना, पीलू जिसे जाल आदि कहते हैं। ठीक है ना, ये यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति है। मरुदभिद या जीरोफाइट का मतलब जिसके कांटे होते हैं वो वाला, जैसे ये फोग है, गंवार पाटा है, इस प्रकार की। यहाँ की जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम है। ये वापस जलवायु चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ये इसी से, क्योंकि यहाँ की शुष्क है, सूखी है, और अत्यधिक विषम है, अलग है। यहाँ रात को क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। प्रमुख इस क्षेत्र की फसल है बाजरा, मोट और गंवार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो वैसे वर्षा में वापस पड़ेंगे। यहाँ औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर होते हैं, और औसत ऊंचाई इसकी 150 मीटर से 380 मीटर है। 150 से 350 मान सकते हो कि 150 से 350 मीटर इस क्षेत्र की ऊंचाई है। सबसे बड़े तथ्य यानी इस क्षेत्र में सबसे बड़े क्या क्या है। सबसे बड़े नदी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है वो लूणी नदी है। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान का इसी क्षेत्र में स्थित है। सबसे बड़ा बांध, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है, जो पाली में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा बांध जवाई बांध पाली में, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। ढाल और ऊंचाई की यदि अपन बात करें तो सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से तो किधर है, इसकी ढाल पश्चिम की है, और उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी उत्तर पूर्वी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, और दक्षिणी ऊंचाई 150 मीटर है। यानी इधर की जो ऊंचाई है वो 300 है, इधर की ऊंचाई 150 है। मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। यानी मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र का जो तल है उससे सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। थार मरुस्थल का विश्व व भारत में क्या महत्व है। वैश्विक व भूगर्भिक महत्व की बात करें तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। स्टेटमेंटों में लिखा हुआ आ सकता है कि पश्चिमी मरुस्थल की एक विशेषता नहीं है, यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जीवों में विविधता अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक आबादी या जनघनत्व वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक आबादी यानी जनघनत्व वाला, विश्व का सर्वाधिक घनी मरुस्थल है, सर्वाधिक घनी मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा और नवीनतम मरुस्थल है, यह सबसे युवा और नया मरुस्थल है का पूर्वी भाग है। चट्टाने, यहाँ औषधि चट्टानों की अधिकता है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है, औषधि। यहाँ पर तेल और गैस के भंडार है। गुडामलानी, जैसलमेर और बाड़मेर सांचौर में टर्सरी काल की चट्टानें हैं।
होने से कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। यह अरावली की एक वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी अरावली के कारण यहां वर्षा कम होती है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु प्रभाव और विषमताएं देखें तो राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। दैनिक तापांतर यानी एक दिन में ताप में अंतर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय है तो ये रात में तो क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस वजह से यह क्या है, दैनिक तापांतरण वाला भौतिक प्रदेश है। विशेष महत्व है, ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। कौन सा? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। यानी यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, सबसे कम। और वायुदाब कम होने से क्या होती है, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का केंद्र बन जाता है, यानी मानसून प्रारंभ हो जाता है। जलवायु बहुत ज्यादा यहाँ शुष्क है, शुष्क का मतलब सूखी जलवायु यहाँ सूखा पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियां चलती है। रेत से आंधियां, आप जानते हो रेत भरी धूल भरी आंधियां चलती है ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा बहुत कम होती है, अनिश्चित होती है। वर्षा कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं और अनियमित होती है। भूमिगत जल खारा होता है। पहले यह उपजाऊ था, यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, पहले यह उपजाऊ था और यहाँ का भूमिगत जल कैसा है, खारा है। ठीक, उसके बाद में थार मरुस्थल विशिष्ट शब्दावली व चुनौतियां, यानी थार मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रेगिस्तान का मार्च क्या है, रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च का मतलब है कि जो अपना मरुस्थल है उसका आगे की ओर विस्थापित होना। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण होना। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? नाचना गांव है जैसलमेर का, वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेगिस्तान के मार्च के लिए। कई बार आता है कि रेगिस्तान का मार्च किस दिशा में हो रहा है, तो ध्यान रखना ये इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर चल रहा है। क्लियर है? उसके बाद में अपन बात करेंगे रुक्ष क्षेत्र क्या है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। रुक्ष क्षेत्र किसको कहा गया है? मरुस्थली क्षेत्र को कहा गया है। लेकिन किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। गुर्जरात्रा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को गुर्जरात्रा कहा था। गुर्जरात्रा किसने कहा? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के इस प्रदेश को क्या नाम दिया? गुर्जरात्रा। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण है शुष्कता में वृद्धि है। यानी थार मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण क्या है? शुष्कता में वृद्धि, यानी सूखेपन में ज्यादा, बार बार यहां पर सूखा पड़ता गया जिससे मरुस्थल बढ़ता गया। प्रश्न है कि राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे कम जनघनत्व यही क्यों पाया जाता है? कारण है कि जलवायु में विषमता होती है, जल का अभाव है और नदी बेसिनों का अभाव है, इसलिए यह सबसे कम जनघनत्व है। यानी यहाँ जनसंख्या कम क्यों निवास करती है, यहाँ लोग कम क्यों रहते हैं, लोगों का प्रवाह यहाँ की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि ये जलवायु में विषमता है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी, सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्दी। जल का यहाँ पर अभाव है वो भी खारा जल है, और नदी या बेसिनों का यहाँ पर अभाव है। इधर बहुत कम नदियां, एक लूणी नदी है, वो भी जैसलमेर वगैरह बीकानेर में तो नहीं है। वर्षा के आधार पर इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। वर्षा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क का मतलब बिल्कुल सूखा, यानी जहां पर वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका विस्तार जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बालोतरा और पश्चिमी चूरू के अंतर्गत इसका विस्तार है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल किसको कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है। यहाँ बालुका स्तूपों का काफी विस्तार है यहाँ, यानी सबसे ज्यादा प्रकार की टीले हैं, आप सभी जानते हो। स्थानांतरित बालुका स्तूप विद्यमान है। स्थानांतरित का मतलब यहाँ के बालुका स्तूप ऐसे हैं कि जो बदलते रहते हैं, आज यहाँ पर है कल यहाँ नहीं रहेगा, वो आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर
विस्तारित होने वाले हैं। औसत वर्षा यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु है शुष्क जलवायु है। सम जैसलमेर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, यह राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी केवल और केवल यहाँ पर टीले हैं। सम जैसलमेर का एक तहसील भी है और सम की यदि बात करें तो एक गांव भी है जहां पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, वनस्पति रहित क्षेत्र है, केवल और केवल टीले हैं। यह राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। यह डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहीं पर होती है तो वो कहां पर होती है, सम जैसलमेर के अंतर्गत। शुष्क मरुस्थल के चमत्कार यानी लाटी सीरीज और थार का गढ़ा, यानी जहां पर अपन ने विशेषताओं में पढ़ा था कि यहां पर खारा जल पाया जाता है और यहां पानी की कमी है, लेकिन यहां पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है लाटी सीरीज और एक है आपका थार का गढ़ा चंदन नलकूप। यहां पर दामन करड और सेवण नामक घास पाई जाती है। कौन सी? दामन करड सेवण। यहां पर एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे अपन लाटी सीरीज कहते हैं। जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भारत पाक की सीमा के सारे 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की एक जल धारा है। लाटी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो मीठे पानी की है, जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना है, जिसकी खोज 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी। इसको किसने खोजी थी? काजरी के वैज्ञानिकों ने। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी की फुल फॉर्म भी पहले पूछी जाती थी कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। के वैज्ञानिकों ने 2007 में लाटी सीरीज को, और काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। और काजरी का मुख्यालय कहां पर है? काजरी का मुख्यालय प्यारे साथियों जोधपुर के अंतर्गत है। कहां पर है? जोधपुर। चंदन नलकूप जिसे तहार का गढ़ा कहा जाता है, ये जैसलमेर में है। चंदन नलकूप जैसलमेर में लाटी सीरीज के पास में कम गहराई में ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे क्षमता का मीठे पानी का नलकूप है, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? थार का गढ़ा कहते हैं। चलते हैं आगे। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र व प्राचीन जीवाश्म। अब अपन ने दो क्षेत्र पढ़े इसमें। शुष्क जो क्षेत्र था इसके भी दो हिस्से थे, एक था बालू का स्तूप मुक्त और एक था बालू का स्तूप युक्त, यानी दो हिस्से थे, जिसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जहां किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है। शहरवादी विस्तार जैसलमेर जिले में, उसके अलावा फलोदी, पोखरण व बालोतरा के मध्य ये फैला हुआ है। यहां बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों यानी टर्शियर काल से प्लेस्टिनो काल से ढका हुआ है और चूने की चट्टानें में यहां सेल प्रमुख है। इस क्षेत्र में आकुल वुड फॉसिल पार्क है। यहां जुरासिक तथा मायोसिन काल के वनस्पति के अवशेष तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। यह इसका एक अनूठा उदाहरण है। यह पूछा जाता है कि आकुल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। ये जुरासिक काल का है और मायोसिन काल के यहां वनस्पति के अवशेष मिलते हैं और जीवाश्म मिलते हैं। बाप बोल्डर्स, इस क्षेत्र में फलोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीविक महाकाल के परमीशियन कार्बोनीफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म यानी मोरेन चट्टान के अवशेष मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाप बोल्डर्स क्या है? कार्बोनीफेरस काल के अवशेष हैं। इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र राजस्थान में कितना है? 41.5 है। आकुल वुड फॉसिल पार्क है। बाप बोल्डर कार्बोनीफेरस युग के जोधपुर के बाप में है। अब तो ये फलोदी में आ गया। दूसरा क्षेत्र है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, जिसे बांगर भी कहते हैं। यहां पर औसत वर्षा 25 से 50 होती है, यानी 0 से 25 था, उसे अपन क्या नाम दे रहे थे प्यारे साथियों? उसे अपन कह रहे थे शुष्क, और 25 से 50 को बोल रहे हैं शुष्क। यहां की जलवायु अर्ध शुष्क है। यह शुष्क व आर्द्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है, अतः इसे संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। इसके 4 प्रमुख विभाजन है, जिसमें घग्गर का मैदान है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है और गोडवाड़ा प्रदेश या लोणी बेसिन है।
सबसे पहले अपन बात करेंगे घग्गर का मैदान, जिसका विस्तार उत्तरी भाग में हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में है। घग्गर नदी, जिसे प्राचीन अपन सरस्वती नदी कहते थे, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है। यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। मूल रूप से यह मरुस्थलीय है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर IGNP से सिंचाई के बाद स्वरूप यह परिवर्तित हो गया। यहाँ की मिट्टी भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। स्थानीय नाम इसको नाली कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। नाली, घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी का जो पाट है उसको हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। बग्गी क्या है? घग्गर का पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। बग्गी क्या है? जो घग्गर नदी का पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में ही चलती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां यदि कहीं से चलती है 27 दिन, वो कहां पर चलती है? गंगानगर के अंतर्गत चलती है। दूसरा क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश, जिसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहते हैं और इसी को शॉर्टकट में बांगर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश। इसका विस्तार सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले व डीडवाना कुचामन के उत्तरी भाग में मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालूका स्तूपों से युक्त रेतीला एक मैदान है। बालूका स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। उसकी कितनी थी? उसकी अपन ने सामान्यतः देखी थी 150 से 350 यानी 380, और इसकी सामान्यतः 450 मीटर है। इसे बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर चूने की विशाल परतें नीचे पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का पानी भी खारा होता है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें पाई जाती है, अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है। इस आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र में कांतली नदी बहती है। यानी शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। इसी को अपन मैदानी प्रदेश नहीं बोलेंगे भाई, इसी को अपन बोलेंगे बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश प्राचीन जलोढ़, प्राचीन काल में नदियों से आई उपजाऊ मिट्टी जो अब नदियां नहीं बहने से अनुपजाऊ हो गई है। खाद्य क्या होते हैं? नवीन जलोढ़ प्रतिवर्ष नदियां बहती और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है। राजस्थान में खाद्य के मैदान नहीं पाए जाते हैं, केवल बांगर प्रदेश है। शेखावाटी की विशेषताएं बात करें तो यहां पर जोड़ और नाड़ा है। वर्षा जल संग्रहित करने के कच्चे जो कुएं होते हैं, चूनादार अधः स्तर के कारण वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उनको अपन जोहड़ कहते हैं। चोबी, जोहड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान चोबी कहलाता है। जोहड़ के बीच का जो सबसे नीचा गहरा स्थान होता है उसको चोबी कहते हैं। यहाँ का तापमान चूने की परत के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी, वार्षिक तापांतर ज्यादा रहता है। ध्यान रहे, बीड़, शेखावाटी में घास के मैदान या चारागाह को बीड़ कहते हैं, जबकि बीहड़ नदियों यानी अवनलिका अपर्दन से बने जो गड्ढे होते हैं, जैसे चंबल बेसिन, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में बीहड़ पाए जाते हैं। जबकि बीड़ शेखावाटी यानी झुंझुनू सीकर के जो चारागाह होते हैं उनको बीड़ कहा जाता है। उसके बाद में तोरावाटी क्षेत्र क्या है? शेखावाटी की प्रमुख अंतः प्रवाही नदी कांतली का प्रवाह क्षेत्र, यहाँ की पहाड़ियां तोरावाटी की पहाड़ियां कहलाती है। कांतली नदी के क्षेत्र को भी तोरावाटी कहा जाता है। तो शेखावाटी तोरावाटी एक ही चीज है। इस क्षेत्र में तोरावाटी बोली बोली जाती है, जो ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। फिर है नागौरी उच्चभूमि। तीसरी कौन सी है? नागौरी उच्चभूमि। इसका विस्तार लूणी बेसिन व शेखावाटी के मध्य नागौर, डीडवाना, कुचामन में। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। विशेषता की बात करें तो मिट्टी में सोडियम क्लोराइड NaCl युक्त नमक का स्रोत, अरब सागर का मानसून और गहराई में स्थित चट्टानें हैं। खारे पानी की झीलें जैसे सांबर झील, कुचामन झील, डीडवाना झील, ये यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। माइका विशिष्ट नमकीन चट्टानें इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता हैं। यहाँ पर कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, जिसे हांच बेल्ट कहा जाता है, ये नागौर में अजमेर के मध्य में स्थित है। भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता है, यानी भूमि के अंतर्गत जो जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, जिसके सेवन के कारण यहाँ के लोगों के यहाँ पर पीठ के अंदर कुबड़ निकल जाती है, जिसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाते हैं।
फ्लोरोसिस रोग यानी दांत पीले होना, हड्डियां टेढ़ी होना, पीठ का झुकना या कुबड़ निकलना। सबसे प्रभावित इलाका है जाइल से लेकर पुष्कर में सबसे ज्यादा है। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना ये कहां पर है भाई? नागौर के अंतर्गत है। वर्तमान में मकराना किसके अंतर्गत आ गया? डीडवाना कुचामन में, जो क्या है सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। चौथा प्रदेश कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। इसका विस्तार 35,000 वर्ग किलोमीटर में पाली दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, बालोतरा दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और जालोर में। यह लूणी नदी है। इसके ऊपर प्रमुख बांध बना हुआ है जुआई बांध पाली में। पूर्वी सीमा पर काला भूरा डूंगर है। खारे पानी की गर्त है। पचपदरा, सांवला, कापरडा ये जिले हैं। और नेहड़ क्या है? बस इसमें नेहड़ इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर व जालोर का जो भाग जहां गुजरात के कच्छ की तरह है, जहां समुद्र का जल लहरता है। सांचौर क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाते हैं। मैदानी भाग लेकिन कुछ पहाड़ियां भी स्थित है, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। यहां से यही क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी का दूसरा नाम क्या है? लूणी बेसिन का तो गोडवाड़ प्रदेश। फिर यहीं पर है 56 का पहाड़ियां। क्या है साथियों? 56 की पहाड़ियां है। क्या है? 56 की पहाड़ियां। बालोतरा में मोक्कलसर से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है वो 56 की पहाड़ियां। कहां पर है? बालोतरा में। 56 पहाड़ियों का समूह है। यहां ग्रेनाइट ज्यादा है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, अतः इसे ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं बालोतरा में। नाकोड़ा पर्वत जैन मंदिर है जो नाकोड़ा भैरव के लिए प्रसिद्ध है। पीपलूद रेगिस्तान का माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला हल्देश्वर महादेव मंदिर यहां पर है पीपलूद में। राजस्थान का माउंट आबू या मिनी माउंट आबू भी बोलते हैं। सिवाना जालोर की पहाड़ियां, जालोर ग्रेनाइट व राइलोलाइट चट्टानें यहां पर पाई जाती है। सेंदड़ा ब्यावर अजमेर में सर्पाकार पहाड़ें, रॉक गार्डन की संभावना है। ग्रेनाइट सिटी जालोर में। ग्रेनाइट पर्वत है वो है 56 की पहाड़ियां। मरुस्थल के प्रकार है, यानी अलग अलग प्रकार के टीले हैं जो मरुस्थल है उसके क्या क्या भाग है। इर्ग क्या है? पूर्ण जो रेतीला मरुस्थल है, महान मरुस्थल है, उसको इर्ग कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में। हम्मादा क्या है? पथरीला जो मरुस्थल है, बालू का स्तूप मुक्त है, कठोर चट्टाने उसको हम्मादा कहते हैं। हम्मादा फलोदी, पोखरण और बालोतरा के मध्य पाया जाता है। रेग क्या है? मिश्रित यानी रेत और कंकड़ से जो बना हुआ मरुस्थल है उसको रेग कहा जाता है। ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर में स्थित है। बालू का स्तूपों का परिचय की बात करें तो कि कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप है और किस किस प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के हैं। बालू का स्तूप को स्थानीय नाम है टीले, टीबे, धोरे, दरियन। जैसलमेर में कहते हैं धोरे या दरियन, जैसलमेर में कहते हैं टीलों को, बालू का स्तूपों को। स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य ये सर्वाधिक स्थानांतरित होते हैं जब आंधियां चलती है तो। सर्वाधिक स्तूप चूरू जिले में प्यारे साथियों। सर्वाधिक कहां पर है? चूरू के अंदर है, लेकिन सभी प्रकार के स्तूप जोधपुर में। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो कहां पर है? चूरू में, लेकिन सभी प्रकार के कहां पर है? जोधपुर में है। 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और 58.5 है वो बालू का स्तूप युक्त है, यानी 85,660 वर्ग किलोमीटर है वो बालू का स्तूप मुक्त है और 1,28,028 वर्ग किलोमीटर है वो बालू का स्तूप युक्त है। क्लियर है? टोटल 2 लाख कितना हो जाएगा? 2,06,000 हो जाएगा, 9,000। पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। पवन की गति के आधार पर बालू का स्तूप 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य जिनको पवनानुवर्ती कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डंस, पवन की दिशा के समानांतर यानी रेखीय बालू का स्तूप। जैसे ये पवन चल रही है इसके समानांतर है, 60 किलोमीटर तक ये ऊंचे होते हैं। सबसे ऊंचे स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य ही होते हैं। इनका विस्तार है जैसलमेर है, बाड़मेर है, दक्षिणी पश्चिम रामगढ़ है, फलोदी है, जोधपुर है। जैसलमेर रामगढ़ वाला ये। लूणी जमाई के परस्व और द्रस्वती घग्गर की शुष्क घाटी में मिलते हैं, घुमावदार है, 10 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। दूसरे है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से हैं प्यारे साथियों? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है पवन की दिशा के समकोण पे बने हुए, लंबवत, दीर्घ काल तक मंद वायु की एक ही दिशा में अन्य एक दिशा में चलने से निर्मित होते हैं। इनका विस्तार पुग्गल बीकानेर यानी पुग्गल बीकानेर में, राउतसर हनुमानगढ़ में,
सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू और झुंझुनू में पाए जाते हैं। यहां पर ये देखने को मिलते हैं। पवन की दिशा के समकोण पे बनते हैं, ये पवन की दिशा और इसके समकोण पर। उसके बाद में अवरोधी बालू का स्तूप किसी अवरोध यानी झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ के कारण निर्मित होते हैं। इनका विस्तार पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचून की पहाड़ी, जोबनेर और सिक्कर, जीर्ण माता जी सिक्कर में, जीर्ण माता के अंदर पाए जाते हैं। जीर्ण माता सिक्कर के अंतर्गत दाता रामगढ़ में आती है जीर्ण माता। शब्दावली एवं वर्गीकरण। गासिया कारबा मार्ग क्या है? दो पवनानुवर्ती स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को गासिया कारबा कहते हैं। सौर महोदय के रेखीय स्तूप तीन प्रकार के सीप होते हैं, वनस्पति युक्त रेखीय होते हैं और पवन विमुख रेखीय होते हैं। सीप क्या है? ये अनुदैर्ध्य का ही एक प्रकार है। क्वेश्चन आता है सीप क्या है? अनुदैर्ध्य का ही एक प्रकार है। अनुदैर्ध्य का एक प्रकार है कौन? सीप बालू का स्तूप। फिर है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या होते हैं? बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है वो कौन है? बरखान ही होते हैं, जिनको अर्धचंद्राकार बोलते हैं। इनकी पवनामुखी ढाल मंद व उत्तल होती है। पवन के मुखी ढाल है वो मंद होती है और उत्तल होती है और पवन की दिशा से चलती है। और पवन विमुखी ढाल होती है वो तीव्र होती है। इधर से जो ढाल आती है वो तीव्र आती है। देखो ये चांद के जैसे हो रहा है ना, तो ये ढाल धीरे धीरे स्लो आती है और ये अचानक से आती है। यानी पवन के जो मुख्य ढाल होती है वो मंद होती है, इसको उत्तल बोलते हैं। और पवन की ढाल होती है वो तीव्र होती है। इनका आकार 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है और 100 से 150 मीटर चौड़ाई होती है। इनका विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है, इनका विस्तार याद रखना। भालेरी चूरू सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं। नीमका ताना सिक्कर, देशनोक बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर, बालोतरा, ओसिया जोधपुर, सूरतगढ़, जायल नागौर, डीडवाना कुचामन। सूरतगढ़ कहां पर? गंगानगर में। इनमें ये बरखान पाया जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फिर है आकृति के आधार पर बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप। ये देखो अनुदैर्ध्य के जैसे बन रहा है, बरखान की तरह, लेकिन पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण केवल एक ही भुजा होती है। ये सीप एक अनुदैर्ध्य का प्रकार है, इसे भी ध्यान रखना। फिर है पैराबोलिक या परवलयकार। पैराबोलिक यानी इस प्रकार की आकृति होती है। हेयर पिन के आकार का होता है। हवा के रुख के विपरीत पेड़ के आजू बाजू बनते हैं। दक्षिण पश्चिम भुजाएं 3 से 4 किलोमीटर और उत्तर पूर्व की दिशा होती है वो 500 मीटर छोटी होती है। उसके बाद में है तारा बालू का स्तूप। तारा प्रकार के बालू का स्तूप, जहां हवा बार बार दिशा बदलती है, संश्लिष्ट और अनियमित पवनें चलती है, वहां पर होता है। ये मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, हमादा के पास में इसकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। सबर काफिज या नेब का भी इनको कहते हैं। ये झाड़ी के पास में बनते, देखो सबर काफिज छोटी झाड़ियों या घास के चारों ओर मरुस्थलीय राजस्थान में, नेबा खेतों की मेड़ों पर झाड़ियों के पीछे निर्मित होते हैं। और नेटवर्क बालू का स्तूप उत्तरी पूर्वी थार यानी हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। फिर है मरुस्थल में पर्वतों का संगम से जो भू-आकृतियां बनती है, यानी इधर तो मरुस्थल इधर पर्वत, इनका संगम होता है वहां पर। इंसेलबर्ग जर्मनी या स्थानीय भाषा में द्वीपीय पर्वत, रेगिस्तान में ढालनुमा खड़ी चट्टानें, सांबर झील के आसपास इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। रेगिस्तान में ढालनुमा जो खड़ी चट्टानें होती है ना, उनको क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। ये रही इंसेलबर्ग, ये खड़ी खड़ी चट्टानें हैं छोटी छोटी। गिरिपद या पेडिमंड पर्वत के नीचे जहां स्थान बालू या रेत इकट्ठी हो जाती है, इंसेलबर्ग में बजाता के मध्य होता है। ये जो पहाड़ी के क्षेत्र में है इनको इंसेलबर्ग या गिरिपद भी कहा जाता है। फिर बजादा पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है। पर्वतीय जल जहां आकर समाप्त हो जाता है, इससे जो जमीन बनती है उसको बजादा कहा जाता है। फिर है मरुस्थलीय जल स्रोत में पलाया झीलें, खारे पानी की बड़ी झीलें वायु अपर्दन से निर्मित गर्तों में होती है। सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर में होती है। उसके बाद में है ढाट, वायु द्वारा निर्मित जो झीलें होती है उनको ढाट कहा जाता है। रन या टाट स्तूपों के मध्य छोटे गड्ढों में वर्षा के जो जल स्तूप होते हैं, दो बालू का स्तूप, इनके बीच में गड्ढा होकर उसमें लवणीय दलदल सर्वाधिक जैसलमेर में जैसे कन्नौड़ है, ब्रह्मसर है, भाकरी है, पोखरण है, लवा है, बाप है, थोब है, रेडाना है, ताल छापर है, पड़ियारा है। ये प्रमुख रन या टाट है, यानी स्तूपों के मध्य, यानी दो बालू का स्तूपों के मध्य पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको रन या टाट कहते हैं।
तली या पोखर, तली या पाखर, छोटे खड्डों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा हो जाता है, उसे तली या पोखर कहते हैं। मरहो, तली का जल सूखने के बाद जो बची उपजाऊ मिट्टी होती है उसको मरहो कहा जाता है। तली का जल सूखने के बाद में जो बची उपजाऊ मिट्टी है। खड़ीन, तली सूखने के बाद की जाने वाली जो कड़छी होती है उसको खड़ीन कहते हैं। और खड़ीन कहाँ है? जल संचय की एक विधि है जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि। तली अस्थायी तालाब, मिट्टी की पाल में पत्थर की दीवार होती है। सर्वाधिक जैसलमेर में यहाँ पर सामुदायिक कृषि की जाती है। इनका प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। बालसन क्या है? पर्वत चट्टानों से घिरा भाग, मध्य में जल इकट्ठा होता है। सांबर झील प्रमुख बालसन का उदाहरण है। पर्वत या चट्टानों से घिरा भाग जहां पर पानी इकट्ठा होता है। रोई मैदान, बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको रोई मैदान कहा जाता है। थड़ी, लूणी नदी के उत्तर में मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी जो ऊंचे भाग है उसको थड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थड़ी कहा जाता है। तल्ली, मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम में स्थित जो नीचे का भाग होता है उसको तल्ली, जो ऊंचे भाग होते हैं उसको थड़ी कहा जाता है। लघु मरुस्थल, बीकानेर से कच्छ तक का भाग लघु मरुस्थल। मगरा, अरावली से अलग अपशिष्ट जो पहाड़ियां होती है उनको मगरा कहते हैं, पहाड़ियों में पड़ेंगे। बबूलिया क्या है? छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु के बवंडर यानी चक्रवात है, उनको क्या कहा जाता है? बबूलिया। पीवना एक सांप का प्रजाति है। रेगिस्तान का सर्वाधिक जहरीला सांप। यह डंक नहीं मारता बल्कि सोते हुए व्यक्ति को श्वास के साथ जहर देता है। यह जैसलमेर राष्ट्रीय मृग उद्यान में पाया जाता है। पीवना क्या है? एक सर्प है। मरुस्थल प्रदेश में लगभग 20 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती है। पाटागो है, पाल्डागो बोला ना, पाल्डागो वो है, ये पाटागो है, सैंडफिश आदि। तो ये था आपका राजस्थान का प्रमुख मरुस्थलीय पाठ जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में अपन ने रेतीले मैदान को कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे डिटेल में इतनी ज्यादा शब्दावलियों के साथ में आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, चाहे आपने कितने ही लंबा कोर्स लिया होगा, कितने ही पैसों का लिया होगा। सारी की सारी क्लासें इसी प्रकार से इतने ही डिटेल्स के साथ में अपन पढ़ेंगे। शॉर्ट डायग्राम, मेटर शॉर्ट, ऐसे थ्योरी पार्टिकल नहीं होगा भाई, कंटिन्यू थ्योरी चल रही है अपनी। डायग्राम होंगे, ठीक है, डायग्रामों के साथ में छोटे छोटे शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन होगा और आप इनके शानदार नोट्स बना सकते हो। बाकी ये पीपीटी की जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको कहां पर मिल जाएंगे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ये फाइलें कर लीजिए, नोट्स बना लिए शानदार। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, ये इतना विश्वास मुझे है। और आप लोगों का आज तक PYQ भी करेंगे। ये क्लास सेकंड पार्ट केवल अरावली पे आएगी और उसके पास में इसके 3 हिस्से, उसके बाद में ज्योग्राफी 15 से 20 क्लास में, यानी अगस्त माह में ज्योग्राफी कंप्लीट, फिर क्लास संस्कृति, हिस्ट्री, सब कुछ, साइंस, सब कुछ मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बस आप तो कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए रहिए। CET में आपका पार, आपको हूबहू क्वेश्चन मिला के बताऊंगा, चाहे वो कितने स्टेटमेंट लिख दे उसमें, चाहे कितनी व्याख्या करा दे, चाहे नहीं करवाए, सारा का सारा काम आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। बस आपको रेगुलरली ये क्लासें देखनी है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन आशा करता हूं कि आपको राजस्थान का नक्शा जरूर याद हो गया होगा। अब नक्शा याद हो गया तो आपको जिले रटने की आवश्यकता नहीं है कि शुष्क प्रदेश में कौन आते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।